नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। ओबीसी वोट बैंक को लेकर बीजेपी और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच चली आ रही लड़ाई में अब कांग्रेस भी खुलकर मैदान में आ गई है। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने और आरक्षण की 50% की सीमा को खत्म करने की मांग की है। अब बीजेपी ने कांग्रेस पर ओबीसी आरक्षण और जनगणना के मुद्दों पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया है। बीजेपी के आंतरिक नोट में कहा गया है कि कांग्रेस शुरू से ही जातिगत जनगणना और आरक्षण के खिलाफ रही है। बीजेपी ने अपने पार्टी नेताओं और प्रवक्ताओं को भेजे नोट में ओबीसी मुद्दे पर कांग्रेस के दोहरे मानदंडों के कई उदाहरण दिए हैं। इसमें कहा गया है कि 1951 में जब अनौपचारिक रूप से जाति जनगणना की बात उठी थी तो बतौर पीएम पंडित नेहरू ने उसका विरोध किया था। बाद में 27 जून 1961 को मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में उन्होंने आरक्षण को लेकर राजनीति पर चिंता जताई थी। नेहरू ने आगाह किया था कि देश को नंबर 1 बनना है तो प्रतिभा को आगे बढ़ाना होगा। बाद में इंदिरा गांधी ने भी जातिगत आधार पर आरक्षण देने की सिफारिश करने वाली मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की थी। ये सारी बातें बीजेपी के नोट में है। इंदिरा गांधी सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, ये लिखा गया है। यह भी कहा गया है कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव सरकार ने भी मंडल आयोग की रिपोर्ट पर अमल नहीं किया। जब वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला किया तो बतौर नेता प्रतिपक्ष राजीव गांधी ने इसे देश को बांटने का प्रयास बताया था और कहा था कि यह प्रयास अंग्रेजों के प्रयास से अलग नहीं है। बतौर गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने 2010 में तत्कालीन कानून मंत्री वीरप्पा मोइली को नेहरू के सोच के बारे में बताया था और जातिगत जनगणना की मांग के गंभीर परिणामों के प्रति चेताया था। राज्यसभा में जेडीयू के सदस्य अली अनवर के एक सवाल के जवाब में तत्कालीन मंत्री अजय माकन ने कांग्रेस सरकार का रुख स्पष्ट किया और जाति जनगणना की मांग को खारिज किया था। इसी तरह तत्कालीन मंत्री आनंद शर्मा, पी के बंसल ने भी यही बात रखी थी। उस वक्त सरकार में शामिल राजद जैसे दलों की ओर से इसे लेकर दबाव था। 2018 में तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 3 साल पहले आई जाति जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की थी। ये कर्नाटक की बात है। और आपको बता दें कि यह मुद्दा तब सुर्खियों में आया है जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी रविवार को पीएम मोदी को पत्र लिखा। खड़गे ने लिखा कि 2011 में यूपीए ने जातिगत जनगणना कराई थी। इसके आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए। आपकी सरकार आने के बाद कांग्रेस सांसदों ने यह मांग की थी। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के कार्यक्रम बिना आंकड़ों के अधूरे हैं। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पत्र में लिखी। और इसी दिन कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी भी एक चुनावी रैली में थे, जहां उन्होंने ये मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार में ओबीसी, एससी, एसटी के केवल 7% सचिव ही है। आरक्षण पर लगी 50% की सीमा खत्म होनी चाहिए। 2011 की जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए जाने चाहिए। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो लगता है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्माने वाला है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं निखिल आनंद जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अभय दुबे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, साथ ही बद्रीनारायण जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले निखिल जी, आपके पास ही आना चाहूंगा। क्या बीजेपी बैकफुट पर है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आक्रामक हुई है सामाजिक न्याय के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक इसे लेकर अपनी कोई राय कायम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है? देखिए अखिलेश जी, ये एक भ्रम पैदा करने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी का एक कमिटमेंट है सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को लेकर के, और जिस जाति जनगणना की बात को एक हमारे खिलाफ प्लांट किया जा रहा है, आपको बता दूं कि 2009 में जो पार्लियामेंट है उसमें एक बहस हुई थी और जाति जनगणना को लेकर के बहस हुई थी। उस वक्त हमारे तत्कालीन नेताओं गोपीनाथ मुंडे जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी से उन डिस्कोर्सेस को निकाल कर पढ़ना चाहिए। सबने क्या कहा? वी एंडोर्स एंड सपोर्टेड द मूव ऑफ कास्ट सेंसस। कांग्रेस ने ये रिजोल्यूशन इस पे कमिट किया कि हम जाति जनगणना कराएंगे। अब मेरी बात तफसील से ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। अब 2011 की जो जनगणना हुई, कांग्रेस ने कमिट किया था कि जाति जनगणना कराएंगे। सेंसस एक्ट के तहत होता है। एक बार में सेंसस हुआ जो सेंसस एक्ट के परव्यू में हुआ, और कांग्रेस ने डिलिबरेटली सेंसस से कास्ट सेंसस को बाहर करा दिया और एक सेपरेट कास्ट सेंसस कराया, जिस पर लगभग परफेक्ट एडिक्वेट डेटा तो नहीं है बट 6000 करोड़ के आसपास खर्च हुए। और उसमें प्राइवेट एजेंसीज और जो सपोर्टिंग एनजीओज और दूसरे लोगों का
सपोर्ट लेकर एक सेंसस कराया गया। अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला? 9 करोड़ त्रुटियां हैं, लाखों जातियां हैं, मंडल कमीशन लगभग 6000 जातियों की बात करता है। तो एक पूरा जो ये कास्ट सेंसस का मूव था 2011 में, इसको सबोटाज कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस तो एंटी ओबीसी पार्टी है ही। आज खड़गे जी पत्र लिख रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, और सीताराम केसरी फर्स्ट इलेक्टेड ओबीसी प्रेसिडेंट जो चुनाव में जीते थे भारत ये कांग्रेस पार्टी के, उनको जिस तरीके से कपड़े फाड़कर थप्पड़ मारकर सीताराम केसरी की कोई जयंती एआईसीसी के दफ्तर में मनाता है। इस पर जवाब लेंगे निखिल जी। अभय जी के पास जाना चाहेंगे। जो बात निखिल आनंद कह रहे हैं अभय जी, उसको मैं बता देता हूं कि जो बात आई थी कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, आपको पता है कि पहले तो 4147 जातियों की बात थी, लेकिन 2011 में 46 लाख से भी अधिक जातियों की बात उस गणना में निकल करके सामने आई थी। तो ये त्रुटि है, ऐसा माना गया सरकार की ओर से। ये दलील दी गई कि कई त्रुटियां इसलिए इस आंकड़े को जारी नहीं कर सकते हैं। अखिलेश जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को थोड़ा अध्ययन करके आना चाहिए। 3893 करोड़ रुपए खर्च हुए। सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किया है, जो रीट पिटीशन थी 2021 की, महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 841 नंबर की, उस में सरकार ने बताया है ये कि हमने 2016 में डेटा फाइनलाइज करके मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को दिए और एक कमेटी बनाई नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनागरिया जी की अध्यक्षता में। एक भी सदस्य उसका नहीं बनाया। उस अभय जी, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ रही है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बनाया और एफिडेविट में जी आप ठीक है। हाँ, अब अपनी बात उसमें कुछ अच्छा, हाँ, तो अभी आ रही है अखिलेश जी आवाज मेरी? अब ठीक है अभय जी, बोलिए। तो सरकार ने इस बात को खुद ने स्वीकारा कि उन्होंने 5 साल तक इसकी कोई मीटिंग नहीं की। इनका इंटेंशन मेलाफाइड है। ये जो कह रहे हैं सेपरेट, अभी भी सरकार के एफिडेविट ने यही कहा कि सेंसस के साथ नहीं हो सकता, वो तो सेपरेटली आपको सेपरेटली करानी पड़ेगी। इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस सेपरेटली करानी पड़ेगी। अब इनके साथ दिक्कत ये है कि ये जो तर्क दिया जा रहा है कि 46 लाख सब कास्ट है, वो आज भी जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें 2497 कास्ट है और स्टेट लिस्ट में 3150 कास्ट है। तो लेकिन मिलाकर 4147 हो जाती है। नहीं, वो जो आप बता रहे 4131 का डेटा है वो। हाँ। ये जो सेंट्रल और पर फिर भी 46 लाख, सुनिए, 46 लाख तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। अखिलेश जी, मध्य प्रदेश अपनी स्टेट का डेटा क्यों प्रोड्यूस करता है फिर सुप्रीम कोर्ट में, बताइए आप। अगर इतनी अनियमितता थी उसमें तो उसने क्यों प्रोड्यूस किया? जब हमने ओबीसी का 27% रिजर्वेशन दिया तो आपने सुप्रीम कोर्ट में डेटा प्रस्तुत किया। उसको आसान तरीके से आप एनालाइज, अब छोड़ दीजिए। इन्होंने ये कह दिया वहां कि साहब चूंकि सेंसस का हमने नोटिफिकेशन 7 जनवरी 2020 को निकाल दिया, इसलिए अब हम अलग उसका नोटिफिकेशन, उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली हमने, 2022 से जनगणना प्रारंभ हो जाएगी। वो तो हुई नहीं है। वो तो अभय जी कहाँ हुई? कोरोना के चलते हो नहीं पाई। अरे अखिलेश जी, सुन तो लीजिए। 21 में कोरोना के बाद एफिडेविट फाइल किया इन्होंने 2021 में कि हमने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली और 22 से हम प्रारंभ कर देंगे। इनका इंटेंशन मेलाफाइड है। आज तक ये जनगणना इन्होंने प्रारंभ नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ये जानते हैं कि सिर्फ ओबीसी के नाम से वोट लेना चाहते हैं, महिमा मंडित करते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे ओबीसी वर्ग से। फिर क्यों अन्याय कर रहे हैं आप? अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं और ये आरोप लगाया आपने आपके प्रोमो में कि पंडित नेहरू खिलाफ थे, इंदिरा जी खिलाफ थी, तो ये झूठ परोसा आपने। 1951 का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख लीजिए। उस संविधान संशोधन में आरक्षण पर रोक लगाई थी मद्रास हाई कोर्ट ने। तब पंडित नेहरू एक संशोधन लेकर आए थे। उन्होंने कहा था इक्वेलिटी बिफोर लॉ के खिलाफ है, तो उन्होंने आर्टिकल 15 में 15(4) ऐड कर दिया था। इंदिरा जी 67 में एक संशोधन लेकर आई। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 13, उसमें आप 368 के तहत संशोधन नहीं कर सकते। इंदिरा जी ने उसमें भी संशोधन कर दिया, 368 को इनेबल कर दिया कि नहीं हम कर सकते हैं। वैसे ही मोदी जी से कह रहे हैं ये 50% की कैप है, सब मिलकर इसको राजनीति में मत घसीटिए। ठीक है निखिल जी, आप जवाब देना चाहते हैं? निखिल जी, होता है तो कम से कम उसको आप संवैधानिक संशोधन करके 50। निखिल जी संक्षेप में जवाब दे दीजिए, फिर मैं बद्री नारायण जी के पास जाऊंगा। जी निखिल जी। मैं 3-4 बातें कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को ओबीसी के बारे में बोलने का अधिकार नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल दिया। इंदिरा गांधी ने
मंडल कमीशन रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ समर्थित भारत जनता पार्टी की सरकार ने मंडल कमीशन का गठन किया और भाजपा समर्थित वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन को लागू किया। कांग्रेस ने 30 सालों तक ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अभय जी संक्षेप में आपका जवाब। आखिरी एक 10 सेकंड जी अभय जी मैं जिस 6,000 करोड़ रुपए स्टेट एक्सचेंजर को चुना लगाने की बात कर रहा हूँ वो एक सेंसस फ्रॉड था। निखिल जी अभय जी बोल रहे हैं, उसके बाद फिर बद्री नारायण जी के पास चलते हैं। फ्रॉड 2011 का भाजपा के किसने किया? प्रवक्ता झूठ बोलते हैं अखिलेश जी। काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट क्यों पंडित नेहरू जी ने नहीं स्वीकारी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उन्होंने दिया। उस पर आज ओबीसी समाज के 27 मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में है। कमीशन का 2 बार इंदिरा जी ने देश की आजादी के बाद पहली बार आप एक ओबीसी को मंत्री बनाते थे, सामाजिक न्याय मंत्री बनाते थे। इन लोगों ने आज एजुकेशन मिनिस्टर, रेलवे मैं मिनिस्टर, आप दोनों को भी सिविल रोकना चाहूंगा। एविएशन निखिल मिनिस्टर जी अभय हमारा जी आप ओबीसी हमारे साथ है। बने रहिए। मैं बद्री नारायण जी के ये पास जाना चाहूंगा क्योंकि ये बहस अभी ओबीसी आगे भी हम राइट की चलाएंगे। बात अभी हम यहाँ कांग्रेस बहस कर ही खत्म नहीं नहीं कर रहे सकती हैं। बद्री नारायण जी आपको लड़ा चाहूंगा, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में अब ओबीसी को लेकर के राजनीति हो रही है और खासतौर से कांग्रेस पार्टी ने अपना नया स्टैंड जो लिया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि जो बीजेपी ने कंसोलिडेशन किया है हिंदू वोटों का 2014 में, 2019 में, क्या उसमें सेंध लगाने की जो क्षेत्रीय पार्टियां प्रयास करती हैं उसमें कांग्रेस भी शामिल होती दिखाई दे रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश जी। एक्चुअली कांग्रेस ने जिस समय ये बात कही है, आप देखिए पॉलिटिकल टाइमिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, वो कर्नाटक चुनाव है जहां ओबीसी वोट का बहुत महत्व है। और दूसरा क्या है कि तो पॉलिटिकल टाइमिंग इसका देखना होगा। दूसरा क्या है कि कांग्रेस सचमुच अभी तक एक दूसरी भाषा बोलती थी, एक राष्ट्रीय लैंग्वेज में बात करती थी, सबको एक बड़ी लैंग्वेज थी उसके पास। लेकिन अब चूंकि रीजनल जो क्षेत्रीय दल हैं वो लगातार मंडल और जो रिजर्वेशन के सवाल उठाते रहे हैं, कांग्रेस भी उस सवाल को अभी उठा रही है। लेकिन मेरा कहना है अखिलेश जी, सामाजिक न्याय की राजनीति सिर्फ आरक्षण से नहीं होती है और सिर्फ आरक्षण तक ही सीमित नहीं होती है। सामाजिक न्याय एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और मुझे लगता है राजनीतिक दलों को उसको एड्रेस करना चाहिए टोटलिटी में। बीजेपी ने पिछले दिनों एक कहते हैं ना कि छोटी रेखा, जाति की रेखा के बरक्स एक हिंदुत्व की रेखा जो सर्किल है और हिंदुत्व को विकास से जोड़ते हुए एक बड़ी रेखा बड़ी सर्किल खड़ी कर दी। और उस सर्किल ने ये जो जातीय चेतना थी, अस्मिता थी, उसको कहीं ना कहीं अपने में समाहित कर लिया या समाहित करने की प्रक्रिया में है जी। उससे कांग्रेस या बहुत सारे दलों को लग रहा है कि अब राजनीति कहां करेंगे, राजनीति की फील्ड क्या होगी, क्योंकि राजनीति की फील्ड तो बड़ी रेखा में समाहित हो रही है। जो उनकी शक्तियां थी, भाई माइनॉरिटी का इशू अगर छोड़ दें तो जाति अब वहां पे समाहित हो रही है हिंदुत्व के पूरे फ्रेम में और विकास के साथ जुड़ गई है। तो ऐसे में फिर से उसको रिवाइव करने की कोशिश है ताकि हिंदुत्व के इसको थोड़ा दरकाया जा सके। लेकिन अखिलेश जी, मेरा मानना है और आपने शायद देखा भी होगा अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें, तो ये जो छोटी वृत्त और बड़ी वृत्त में हमेशा लड़ाई चलती है, तो अंततः बड़ी वृत्त छोटी वृत्त को समाहित कर लेती है। ये जैसे आप देखिए उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुत कोशिश की इसको रिवाइव करने के लिए, अखिलेश यादव वगैरह ने पूरे इस पॉलिटिक्स को, लेकिन वो उस तरह से काम नहीं कर पाई। हो सकता है कुछ समाजों में काम। बिहार में तो ये प्रयास चल रहा है। बिहार में तो नीतीश कुमार लंबे समय से इस मांग को उठा रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद ये एक ऐसा मौका है जिसको लेकर के कि आप एक बार फिर से गोलबंदी कर सकते हैं। हाँ, मुझे लग रहा है अखिलेश जी कि बिहार जैसे राज्य में जहां पर ओबीसी पॉपुलेशन ज्यादा है, बड़ी संख्या है और पॉलिटिकली बहुत असर्टिव है, अवेयर है, वहां पर शायद ये काम करे। लेकिन मेरा कहना है कि बड़ा एम्बिगुअस है और एक तरह से जुड़ा हुआ है। कब वो हिंदुत्व की तरफ चला जाए, कब वो ओबीसी हो जाए, कब ओबीसी होते होते हिंदुत्व की तरफ चला जाए, ये कहना मुश्किल है। ये सब डिपेंड करता है मोबिलाइजेशन पर, कौन किस तरह से कितने दूर तक मोबिलाइज कर पाता है और मोबिलाइज कांस्टेंट, बार बार लगातार उनके दरवाजों पर उनकी स्मृतियों को, उनके अस्मिताओं को खटखटाता है। जो जितना पॉलिटिकली, और उस मामले में आपको पता है कि बीजेपी एक बहुत ही सक्षम पार्टी है फॉलो अप करने में, चीजों को आगे बढ़ाने में, जिसमें कि कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि संगठन कमजोर होने के कारण वो बहुत सारे राजनीतिक मुद्दों को बहुत दूर तक नहीं ले जाती है। सवाल तो खड़े कर देती है लेकिन मोबिलाइजेशन के लेवल पर वो बहुत नहीं जा पाता है। ठीक है निखिल जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। सवाल सीधा यही था, जैसे बिहार में आपने स्टैंड लिया कि ठीक है जातिगत गणना अगर होती है तो हम उससे खिलाफ नहीं है। अन्य राज्य जैसे कि तेलंगाना, वहां पर भी हुआ तो वहां पर भी बीजेपी ने सपोर्ट किया। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर गणना की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं, कहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से संभव नहीं है,
या फिर आप कह देते हैं कि इसमें और भी कई तरह की दिक्कतें हैं, तो आखिर बीजेपी का स्टैंड है क्या? क्या बीजेपी चाहती है कि जनगणना हो जातिगत आधार पर? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन टोटो एंड इन डायरेक्ट टर्म्स जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, ये बात समझ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो एफिडेविट और दिया आपने कि हम नहीं, खिलाफ मुझे हैं। हाँ, बात बिल्कुल, वो मैंने पूछा उनसे, बात पूरी करने दीजिए। जी मैंने पूछा ये है अभय क्या? जी, बोल रहे निखिल जी, उसका बिहार फिर मैं आपके में पास जो आता हूँ। गणना हो रही है उसमें एनडीए सरकार का कलेक्टिव डिसीजन है, 2 बार संकल्प पारित हुआ, एनडीए सरकार का यह निर्णय था और निश्चित तौर पर जाति जनगणना हो बिहार में। हमारा एक दो जो पॉइंट था जो नीतीश कुमार जी के सामने हमने रेज किया कि एक तो अप्रवासी लोगों को, रोहिंग्या, जो दूसरे लोग जो यहां पे हैं उनकी गिनती ना हो। दूसरी बात की उपजातियों की भी गणना होनी चाहिए। बद्री नारायण जी समाजशास्त्री हैं, वो बेहतर समझेंगे कि देखिए, एक जाति वाल्मीकि एससी में है, आंध्र प्रदेश में वो ओबीसी में है। अब देखिए कि गिरी, गोस्वामी, भट्ट, भाट ये ब्राह्मणों की उपजातियां हैं, ये ओबीसी में है, बिहार में अति पिछड़ा में है। अब इसी तरह से पर वो तो जब गणना होगी तो राज्यवार सूची बनाई जा सकती है, क्योंकि राज्यों के हिसाब से तो तय होता है ना कैटेगराइजेशन, तो राज्य बता सकते हैं कि किस जाति में कौन से उसमें आती है, कैटेगरी में आती है। कास्ट सेंसस के लिए एक प्रक्रियात्मक जो दिक्कत है उस दिक्कतों को दूर करना पड़ेगा। बिहार में जिस स्तर पे कर्पूरी फॉर्मूला लागू है उस स्तर पे गिनती की कोशिश हो रही है, लेकिन यहां भी हमने कई सजेस्टिव नोट दिए हैं कि भ्रम पैदा करने की स्थिति ना हो। देखिए, बिहार में डांगी अति पिछड़ा में है, कुशवाहा ओबीसी में है, इसी तरह से वैश्यों की कई जातियां अनेक्सर 2 में है, अनेक्सर 1 में है, तो ये भ्रम की स्थिति ना हो। ठीक है, धानु जो कुर्मी की ही उपजाति मानी जाती है वो अति पिछड़ा में है, बिहार में कुर्मी ओबीसी में आती है। तो आप एक सॉफ्टवेयर या कैसे हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने जो 2011 में कराया 9 करोड़ त्रुटियां हैं, लाखों जातियां अंकित हो गई, आप उनका कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे राज्यों में? जी निखिल जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करेंगे आपसे संपर्क, जी निश्चित एक मॉडलिटी कोशिश करेंगे आपसे संपर्क साधने की दोबारा। बहस हो, हाँ, और तब अगर हम समाधान करते हैं तो लंबे दौर में निश्चित तौर पर जाति जनगणना हो। लेकिन आज की तारीख में एट एन मोमेंट हम डिसाइड करें कि जाति जनगणना होनी चाहिए और हो जाए, मैं तो कहता हूं कि नहीं होगी। ये 9 करोड़ त्रुटियां हैं, ये त्रुटियों को दूर करने में अलग से 6000 करोड़ खर्च करने। तो एक मॉडल है हमारे सामने बिहार में जो कराया जा रहा है, हालांकि वो जनगणना नहीं, क्योंकि जनगणना तो केंद्र सरकार ही कराती, जातिगत सर्वेक्षण आप इसको कह सकते हैं जो हो रहा है। लेकिन अभय जी, जो बात बद्री नारायण जी कह रहे थे कि जो एक लार्जर हिंदू कंसोलिडेशन बीजेपी के पक्ष में हुआ पिछले 4 चुनाव में, 5 चुनाव में, उसको काटने के लिए कांग्रेस को लगता है कि शायद अब हमें अब ये हथियार इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो अब कांग्रेस वही कर रही है जो सपा, आरजेडी, जेडीयू ये पार्टियां कहती हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पर। अखिलेश जी राजनीतिक विश्लेषक, इन पार्टियों का निखिल जी, अभय जी बोल रहे हैं आप। कांग्रेस की स्थिति उसी तरह है जैसे निखिल जी, अभय जी से प्रश्न पूछा है। जी अभय जी, हाँ निखिल जी आपके पास आऊंगा मैं दोबारा। हाँ अभय जी, देखिए, राजनीतिक विश्लेषक या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आरोप लगाना चाहें वो स्वतंत्र है, उनको अधिकार भी है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे कि प्रजातांत्रिक सिर्फ स्वतंत्रता काम नहीं करेगी, सामाजिक स्वतंत्रता की भी इस देश में आवश्यकता है। वो प्रश्न राहुल गांधी जी ने खड़ा किया है। आप देखिए कितनी आपत्तियां ये डिबेट में भी ले रहे हैं, उसको नहीं कराने के लिए कितने तर्क और कुतर्क दिए जा रहे हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया, नहीं कराई जा सकती। अरे आपका अगर इंटेंशन ठीक होता तो ये जो त्रुटियों की बात कर रहे हैं वो कम से कम एक मीटिंग तो कराते। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में जो कमेटी आपने बनाई है, आज अगर आप साफ इनकार कर देंगे तो सामाजिक न्याय का जो हमने एक लंबा रास्ता पार किया है, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, हमने ही तो ये कास्ट सेंसस कराया था। अगर आपको लगता है कि त्रुटि है तो आप नोटिफिकेशन निकाल के नए सिरे से करा लीजिए, बहुत पानी बह गया तब तक। लेकिन आपका इरादा नेक नहीं है, आप न्याय नहीं करना चाहते। जो सामाजिक इरादे समझ में आ रहे हैं, उभर कर देश में आ रही है, उसके खिलाफ जमीन पर उतर कर राजनीति करना चाहते। जी निखिल जी आप बोल लीजिए। हाँ निखिल जी आप बोल लीजिए, यदि जवाब ना फिर मैं बद्री नारायण जी के पास जाऊंगा। हाँ जी निखिल जी, निखिल जी आप कुछ बोल रहे थे, जवाब दे रहे थे आप अभय जी को। मैं ये कह रहा हूं कि
कांग्रेस की स्थिति नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है उस जैसी है। जिस जमीन पर उतरकर कांग्रेस लंबे अरसे अरे के बाद रोहिंग्या के ये नाम पे रियलाइज कर रही है ओबीसी कि का उनको आप कास्ट के प्लैंक पर रोकना उतरकर चाहते हैं, राजनीति करनी है। जनगणना। वहां वो डोमेन पहले से ही कवर्ड है। नए मुल्ला का अब दे। इनको आरजेडी रोहिंग्या की की गोद याद में, दे रहे हैं समाजवादी आप। की पार्टी की जातिगत गोद में जनगणना को कहां झुकना पड़ेगा। बड़ी कांग्रेस बेशर्मी की बात है। विचारधारा के तौर पर दिग्भ्रमित हो गई है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, यही सवाल निखिल जी मैं बद्रीनारायण जी के पास लेकर जाना चाहूंगा। बद्रीनारायण जी, कांग्रेस क्या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे सपा हो चाहे आरजेडी या जेडीयू के, एक तरह से खतरा मोल नहीं ले रही है? अपना जो स्पेस है, अपना जो टर्फ है, उसको कांग्रेस पार्टी को देकर, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कई राज्यों में है, अगर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को आक्रामकता के साथ उठाएगी तो फिर उन पार्टियों के पास क्या रह जाएगा, क्योंकि उनकी तो राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल अखिलेश जी, सही कहा आपने। जो ये पॉलिटिकल कैपिटल है बेसिकली एक सोशलिस्ट आधारों पर बनी हुई राजनीतिक दल जैसे आरजेडी, समाजवादी पार्टी और साउथ की भी कुछ पार्टियों का है। तो अब जब कांग्रेस इस भाषा के साथ सामने आ रही है, और कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल तो है ही, अगर एग्रेसिवली करेगी तो धीरे धीरे इन दलों के इश्यूज खत्म होंगे और ये दल निहत्थे हो सकते हैं अपने राजनीतिक तर्कों, यानी पॉलिटिकल कैपिटल इनका हो सकता है। ये खतरा तो है और ये उनके सामने खतरा है। लेकिन कांग्रेस कितना इफेक्टिवली कर पाएगी, जब तक वो नहीं कर पाएगी इफेक्टिवली, तब तक दोनों साथ काम करेंगे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस बहुत इफेक्टिवली करने लगेगी, वैसे ही क्राइसिस शुरू हो जाएगा। ये जो एका बनी है, एका टूटने लगेगी। तो क्या कांग्रेस के पुनर्जीवन का रास्ता ये सामाजिक न्याय से होकर जाता है? क्योंकि हमने देखा भी था कि हाल ही में रायपुर की बैठक में भी इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया गया। हालांकि उसका उतना प्रचार कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन अब जबकि कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी बोल रहे हैं, खड़गे साहब चिट्ठी लिख रहे हैं, तो क्यों आपको लग रहा है कि कांग्रेस को लगता है कि पुनर्जीवन का रास्ता सामाजिक न्याय के रास्ते से ही होकर है? मुझे लग रहा है अखिलेश जी, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूं, लोग नाराज भी होंगे। कांग्रेस इस समय एक खास तरह से क्राइसिस, लैंग्वेज की क्राइसिस से गुजर रही है, डिक्शन की क्राइसिस उसके सामने। पहले से उसको अपने को अलग करना पड़ रहा है, अपने पहले के तर्कों से अलग करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बीजेपी ने एक बड़ी क्राइसिस खड़ी की है इन सब दलों के सामने, एक बड़ी राजनीति खड़ी की है, एक बहुत ही इफेक्टिव पॉलिटिक्स, जो कि जिसको आप चुनावी मशीन कहें, आप हिंदुत्व कहें, आप विकास कहें, जो भी कहें, अब उसको चैलेंज रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? तो रिस्पॉन्ड करने के लिए पुराने तर्क अब कारगर नहीं रह गए हैं। पुराने जो, तो नया तर्क है क्या? नया तर्क वो सोच नहीं पा रही है। तो ऐसे में जो भी उसको माध्यम कोई सजेस्ट करता है, भाई ये इश्यू हो सकता है, ये इश्यू हो सकता है, उसको वो उसके से जुड़ जा रही है। लेकिन वो मुझे लगता है कि कांग्रेस के इपिस्टेमोलॉजिकल, जिसको कहते हैं ना, भाषिक क्राइसिस है, और जो हमेशा से रही है। मैं पिछले 10 सालों से देख रहा हूं, कांग्रेस बहुत कंफ्यूज है इस सवाल को लेकर के कि कैसे, और बीजेपी के पास एक बहुत संग्रंथित भाषा है, उसमें बहुत तार्किक अनविति है और उसको बहुत ही अच्छे से खेलती है और पॉलिटिक्स करती है। वो कांग्रेस को करना है, कांग्रेस के पास अभी वो इवॉल्व नहीं हो पाई है। कांग्रेस एक ट्रांजिशन से गुजर रही है। वो ट्रांजिशन किस दिशा में होगा, वो क्षेत्रीय दलों के राजनीतिक तर्कों के पास जाके डूब जाएगी या कोई नई राजनीतिक भाषा वहां से खड़ी करेगी, कह नहीं सकते। ये बहुत ट्रांजिशन है। तो एक बात जरूर निष्कर्ष निकलता है बद्रीनारायण जी की, जो 90 के दशक में राजनीति थी कि जब मंडल था उसके जवाब में कमंडल आया था, और अब भी यही हो रहा है कि एक बार फिर से मंडल की राजनीति हो रही है, और फिर से बीजेपी भी जनवरी फरवरी में कहने कि राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो एक बार फिर से वही 90 के दशक वाली राजनीति लगता है कि वापसी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निखिल जी, अभय जी और बद्रीनारायण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस पर चर्चा करने के लिए। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे कांग्रेस के एक स्टार कैंपेनर्स की सूची में सचिन पायलट का नाम नहीं। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें कुल 40 नाम हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम तो हैं ही। कर्नाटक कांग्रेस के 2 बड़े चेहरों सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को भी इसमें शामिल किया गया है। 2 दिन पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए जगदीश शेट्टार का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में डाला गया। लेकिन वहीं राजस्थान के युवा नेता सचिन पायलट का नाम इससे गायब है। इसके अलावा पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी सूची में नहीं है, जबकि अशोक गहलोत को जगह दी गई है।
हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। उमा शंकर, सचिन पायलट का नाम ना होना क्या हैरान करता है? क्या इससे पहले भी वो चुनाव प्रचार कर चुके हैं विधानसभा में, या पहली बार ऐसा है कि उनको जगह नहीं दी गई है? जी देखिए, अब के पहले के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन यहाँ कर्नाटक चुनाव के प्रचारकों की लिस्ट में, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम ना होना हैरानी पैदा करता है, खासतौर पे तब जब कांग्रेस जो है वो युवाओं पे खास जोर दे रही है। उदयपुर चिंतन शिविर जो हुआ था उसमें साफ तौर पे और खास तौर पे इस बात को मेंशन किया गया था कि जो 50% जो पदाधिकारी होंगे वो 50 साल से नीचे की उम्र के होंगे। 50 अंडर 50 का एक फॉर्मूला दिया गया था, वो तो संगठन की बात थी। लेकिन जहां तक प्रचार की बात है तो कर्नाटक एक अहम चुनाव है, कांग्रेस को वहां बहुत ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन ऐसे में अपने एक युवा नेता को वहां स्टार प्रचारक की सूची में शामिल न करना जाहिर सी बात है कि सवाल खड़े करता है। और वो भी तब जबकि 2 दिन पहले जगदीश शेट्टार जो कि बीजेपी से आए हैं उनको स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो जिस तरीके से राजस्थान का झगड़ा कांग्रेस का चलता रहा है और जिसका एक रूप अभी निकलकर सामने आया जब सचिन पायलट ने अनशन किया और उसके बाद पार्टी की तरफ से 2 बयान ऐसे आए जिसमें एक में सचिन पायलट का नाम नहीं था, दूसरे में उनको पार्टी विरोधी गतिविधि उनके अनशन को बताया गया। तो ये एक चर्चा चल पड़ी कांग्रेस पार्टी के भीतर कि क्या सचिन पायलट को दरकिनार करने की कोशिश हो रही है। हालांकि उनको किसी तरह से कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन इस बात की चर्चा जोरों पर है कि पार्टी में उनको साइडलाइन करने की कोशिश लगातार हो रही है और इस स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनका नाम न होना इस बात की ओर और इशारा करता है, क्योंकि कोई खास वजह कांग्रेस पार्टी के पास इस बात के लिए नहीं है कि अपने एक युवा चेहरे को आखिरकार क्यों नहीं स्टार प्रचारक की सूची में उसने शामिल किया। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमा शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। उधर बीजेपी ने भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची आज जारी कर दी है। इनमें पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, नलिन कुमार कटील, बसवराज बोम्मई, प्रहलाद जोशी, डीवी सदानंद गौड़ा, के.एस. ईश्वरप्पा, निर्मला सीतारमन, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, शिवराज सिंह चौहान आदि को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि स्टार प्रचारकों की सूची दरअसल इसलिए दी जाती है चुनाव आयोग को ताकि जो सभाओं पर खर्चा आता है उनकी सभाओं पर वो उम्मीदवार के खर्च में ना जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दर्शाता है रहता है और उसका एक फर्क भी दिखता है। और आज कर्नाटक में काफी हलचल देखने को मिल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फिल्म स्टार सुदीप के साथ उन्होंने रोड शो किया, जो पिछले हफ्ते ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री बोम्मई के चुनाव क्षेत्र में मेगा रोड शो के बाद रैली हुई, जिसे मुख्यमंत्री बोम्मई, किच्चा सुदीप और जेपी नड्डा ने संबोधित किया। इस रैली में नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमले बोले। कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है क्रिमिनलाइजेशन। जब मैं करप्शन कहता हूं तो कांग्रेस के चाहे कोई भी नेता हो, यह नेता नहीं है, ये एटीएम को चलाने वाले लोग हैं। अब एटीएम क्या है? एटीएम है ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ मनी। आप इनको बैठाओगे, यहां से मोदी जी पैसा भेजेंगे और यहां से पैसा दिल्ली कांग्रेस को ट्रांसफर होगा। ऐसी सरकार चाहिए क्या? ऐसी सरकार चाहिए क्या? मैं सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार चाहिए क्या? कि आज जो मैं जोश देख रहा हूं, जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट देख रहा हूं, आपने बोम्मई साहब को अगले 5 साल के लिए विधानसभा में भेजने का तय कर लिया है। यह मैं आपसे कर्नाटक में विकास की गंगा बहती रहे, इसलिए कमल के निशान पर वोट मांगने के लिए आया हूं। कर्नाटक में विकास में स्थिरता आए, विकास चलता रहे, निरंतर चलता रहे, यह चुनाव का मुद्दा है।
तो कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होना है। नामांकन की कल आखिरी तारीख है और इसीलिए लगातार नामांकन का सिलसिला चल रहा है। आज 4 बड़े दिग्गज नेताओं ने अपना पर्चा दाखिल किया। इनमें मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र, नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार शामिल हैं। वहीं येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र शिवमोगा के शिकारीपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सिद्धारमैया मैसूरू के वरुणा से मैदान में। कर्नाटक में 224 सीटों के लिए 10 मई को मतदान होगा। यहां वोटों की गिनती 13 मई को की जाएगी। और कर्नाटक के इस सियासी घमासान को समझा रहे हैं हमारे सहयोगी चैनल बीक्यू प्राइम के एग्जीक्यूटिव एडिटर वीर राघव। आज मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपनी नॉमिनेशंस फाइल किया है उनका ट्रेडिशनल शिगांव सीट से, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी रोड शो की है उन्होंने। जेपी नड्डा बीजेपी का जो नेशनल प्रेसिडेंट है और किच्चा सुदीप जो यहाँ का बहुत पॉपुलर स्टार है, उनके साथ उन्होंने एक रोड शो की जिसमें हजारों लोग पहुंचे हैं शिगांव में। शायद जो खबरें बीजेपी की आ रही थी अभी तक, जैसे कि जगदीश शेट्टर ने छोड़कर गया, उनका क्षेत्र यहाँ से काफ़ी दूर नहीं है, काफ़ी पास है। तो ये रोड शो का वजह ये है कि रिआइटरेट करने के लिए कि चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई अभी भी शिगांव का नेता है और उनको शिगांव के ऊपर काफ़ी होल्ड है, वो बताने के लिए शायद ये बड़ी रैली की गई है विद एक्टर सुदीप और बीजेपी का जो नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी के साथ। इनके साथ ही उन्होंने नॉमिनेशन भी फाइल की। अभी चुनाव का माहौल पूरी तरह के शुरू हो गए कर्नाटक में। देखा जाएगा और 20-21 दिन में कि कर्नाटक का राजनीति का कितना दौर है। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड से जुड़े मामले में शाहगंज एसओ पर गाज गिरी है। उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार सिंह समेत 2 दरोगा और 2 सिपाहियों को भी सस्पेंड किया गया। एसआईटी ने कल दोपहर में एसओ समेत सभी पुलिसकर्मियों से पूछताछ भी की थी। शाहगंज थाने के बगल में कालविन में ही 15 अप्रैल को 3 हमलावरों ने अतीक अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, जिसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं अतीक अशरफ की हत्या के आरोपियों को प्रतापगढ़ जेल से प्रयागराज लाकर आज कोर्ट में पेश किया गया। अतीक अशरफ के हत्यारों को 4 दिनों की पुलिस रिमांड मिली है। 23 तारीख को उन्हें कोर्ट में दोबारा पेश किया जाएगा। पुलिस ने कोर्ट में तीनों आरोपियों की 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। यूपी पुलिस ने अब तक तीनों आरोपियों में से सिर्फ एक ही दिन पूछताछ की है। और सन 2005 में तत्कालीन इलाहाबाद की शहर पश्चिमी सीट से विधायक राजू पाल की हत्या हुई थी। आरोप अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर था। अतीक उस दौरान फूलपुर सीट से सांसद था, लिहाजा उसे दिल्ली में सरकारी आवास भी मिला था। यूपी और दिल्ली की पुलिस उसकी तलाश में थी और वो तलाश राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा इलाके के गालिब अपार्टमेंट पर पूरी हुई थी। गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की थी। 2005 में राजू पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद कहां से पहली बार गिरफ्तार हुआ था? मैं वहीं पर हूं जहां से अतीक अहमद को राजू पाल की हत्या के बाद पहली बार पकड़ा गया था। यह है दिल्ली के पीतमपुरा का गालिब अपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस को 31 दिसंबर 2008 को यह जानकारी मिली कि अतीक अहमद इसी अपार्टमेंट में एक फ्लैट में छुपा हुआ है। इसके बाद दिल्ली पुलिस के 10 अधिकारियों की टीम शाम करीब 4 बजे यहां पहुंची, जिसमें इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा, इंस्पेक्टर सुभाष वत्स और सब इंस्पेक्टर विनय त्यागी थे। जब दिल्ली पुलिस यहां पर पहुंची और पुलिस ने इस अपार्टमेंट को चारों ओर से घेर लिया, उसके बाद कुछ ही देर बाद अतीक अहमद अपनी होंडा सिटी कार से यहां से निकला और जैसे ही वो निकला, दिल्ली पुलिस ने कार को रोका और अतीक अहमद की कनपटी पर ग्लॉक पिस्टल लगा दी। उसके बाद अतीक अहमद को यहां से गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय अतीक अहमद पर करीब 1 लाख का इनाम उत्तर प्रदेश पुलिस ने रखा हुआ था। वो लगातार फरार चल रहा था। हालांकि वो उस समय सांसद था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने
अपनी पार्टी से उसको निकाल दिया था। हालांकि वो सांसद था और नॉर्थ एवेन्यू में उसका घर था, लेकिन वो यहाँ पर रह रहा था और दिल्ली पुलिस को एक मुखबिर से जानकारी मिली कि वो यहाँ पर छुपा हुआ है। उसके बाद उसको यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को उसके हवाले कर दिया। तब उस पर राजू पाल हत्याकांड के अलावा और भी कई मामले दर्ज थे। उस पर दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में भी एक कोठी को कब्जाने का मामला दर्ज था। यहाँ छुपने से पहले वो दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में रहा, मुंबई में रहा और फिर वो गालिब अपार्टमेंट आया और यहीं से दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो पहली बार राजू पाल हत्याकांड के 3 साल बाद दिल्ली पुलिस ने उसे गालिब अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया था और तब वो मोस्ट वांटेड था। उस पर राजू पाल की हत्या के अलावा और भी कई सारे मामले दर्ज थे। तो दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया और तब उस पर राजू पाल की हत्या का जो मुकदमा है उसका ट्रायल शुरू हुआ। हालांकि बाद में एक केस सीबीआई के पास 2022 में आया और अब इस पूरे मामले को सीबीआई देख रही है, जिसमें अतीक अहमद और बाकी आरोपियों पर चार्जशीट पेश हो चुकी थी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। करीब हफ्ते भर से देश के कई हिस्सों में चिलचिलाती गर्मी और लू है। लोग अचानक से बढ़ रही गर्मी से परेशान हैं। इस बार अप्रैल में ही मई जून की तरह मौसम बेहद गर्म हो गया है। सबसे अधिक गर्म शहरों की बात करें तो देश के 48 शहरों में से 42 डिग्री से ज़्यादा तापमान है। बंगाल, उत्तर भारत और पूर्वोत्तर में लू चल रही है। प्रयागराज में सबसे अधिक 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान नापा गया। 19 और 20 अप्रैल के लिए लू की चेतावनी भी दी गई है। और हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने बात की है मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से। देश के कई शहरों में जो गर्मी का संकट है, हीट वेव का संकट है, वो लगातार बना हुआ है। मेरे साथ डॉक्टर नरेश हैं जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं मौसम विभाग में। ये सैटेलाइट इमेजेस हैं। अभी फिलहाल कौन कौन से हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में जहां तक हीट वेव का सवाल? देखिए, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। अभी क्या है कि अगर आप हीट वेव का बात करें, स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल, उसके अलावा बिहार, झारखंड, कोस्टल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में हीट वेव का अभी सिनेरियो चल रहा है। इसके लिए हमने बिहार के लिए सीवियर हीट वेव दे रखा है। सीवियर हीट वेव मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर का हम हीट वेव कंसिडर करते हैं। अगर डिपार्चर 4.5 से ज़्यादा हो तो हम उसको हीट वेव बोलते हैं। अगर 6.5 से ज़्यादा हो तो उसको सीवियर हीट वेव बोलते हैं। और कोस्टल के लिए हम ये थ्रेशोल्ड 37 डिग्री का लगाते हैं। उड़ीसा के लिए हम आज और कल के लिए हीट वेव कोस्टल रीजन में मेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कोस्टल आंध्र प्रदेश में आज का ही हीट वेव रहेगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवेट क्यों होगा? उसका रीजन ये है कि हम पूरा रीजन में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा में हमने हीट वेव दे रखा था और आज से जैसे हीट वेव अवेट हो जाएगा क्योंकि इस रीजन में सारी जगह में क्लाउड्स आ चुके हैं और टेम्परेचर में इनमें गिरावट आ जाएगी। यानी दिल्ली और आसपास के जो कुछ राज्य हैं वहां पर लोगों को तेज गर्मी से कुछ राहत मिल सकती बिल्कुल सही है। बात। दिल्ली के लिए आपने कहा है कि बारिश अगले 2 दिन में हो सकती है और तापमान कल 40.4 डिग्री सेल्सियस था अधिकतम तापमान। अगले 2 दिन के लिए दिल्ली का क्या प्रोजेक्शन? वही है 38, 39 तक टेम्परेचर, 38 तक टेम्परेचर आने चाहिए क्योंकि इसमें 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट आने की उम्मीद है। एक आखिरी सवाल, सोमवार को जो आपने आंकड़े जारी किए थे उसमें 36 शहर थे जहां 42 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान दर्ज हुआ था और कल रात को जो आपने आंकड़े जारी किए उसमें नंबर ऑफ सिटीज जहां पे 42 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा तापमान था वो बढ़कर 48 हो गया था। तो हीट वेव की स्थिति के अगले 2-3 दिन देश में और बढ़ेगी या उसका दायरा घट सकता है? देखिए, अभी जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि अगर ईस्ट इंडिया की बात करें तो आज ही सिवियरिटी हीट वेव की रहने की उम्मीद है। इसके बाद इसमें गिरावट आ जाएगी। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जैसे आपको क्लाउड्स पिक्चर्स पूरा आया है, इसमें भी कम हो जाएगा। इसलिए आने वाले 5-7 दिनों में थोड़ा इसकी सिवियरिटी कम होगी। आगे हम वॉच करते हैं क्या होगा, जैसे ही आपको बताएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।